थैंक्स फॉर द एक्सक्यूज स्टूडेंट्स। चलो, अब यहाँ से हमने ये पॉइंट पढ़ लिया था ना। हाँ, इस पॉइंट में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, वो क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, द इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन विल बी इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, बट the time of supply of such interest will be the date when such interest is received in terms of section 13(6). Such interest has been assumed to be inclusive of GST and thus the value has been computed by making back calculations। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, हमने, अगर आपको ध्यान होगा, ऑब्वियसली आपको ध्यान होगा, ठीक है, हमने यूनिट 1 में पढ़ा था सेक्शन नंबर 13(6) में हमने क्या बात करी थी कि इंटरेस्ट जब मिलता है फॉर डिले इन पेमेंट, फॉर डिलेइंग इन पेमेंट, तो उसका TOS यानी उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। हमने पढ़ा था कि इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट है, कोई पेनल्टी मिली है पेमेंट डिले के लिए, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई होता है कि जिस दिन वो रिसीव हुआ होता है। ठीक है, इसका मतलब जीएसटी कैसे पे करना होता है, जिस दिन की वो रिसीव हुआ, जिस दिन की वो रिसीव हुआ। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। यहाँ पर ये पॉइंट आपको मेंशन करना है, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपको पता है कि उसने रिसीव कब किया। अब पॉइंट है, उसने पे किया था 15,000 एज इंटरेस्ट, लेकिन ये देखो यहाँ पर लिख दिया 12,712, मिस्टेक कर दी शायद उसने। ठीक कर ले, 15,000 लिख ले। नहीं, कैसे लिख ले, देखो कैसे हुआ ये। यहाँ पर उसने स्टूडेंट्स क्या एजम्पशन ली है कि जिस टाइम पर उसने 15,000 रुपए न्यू किसने, देखो, जब न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड ने 15,000 का इंटरेस्ट दिया जाकर, कौन सी कंपनी थी ये हमारी, समृद्धि एडवर्टाइजर्स को। ठीक है, न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड समृद्धि एडवर्टाइजर्स के पास गया और उसने कहा क्योंकि मैंने पेमेंट करने में डिले कर दी, क्योंकि मैंने पेमेंट करने में डिले कर दी, ये लीजिए 15,000 रुपीज। अब एक बात बताओ, इस 15,000 के ऊपर समृद्धि एडवर्टाइजर्स को जब उसने रिसीव किया, उसको जाके गवर्नमेंट को जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो और क्या करते हैं, जीएसटी हम हमेशा कस्टमर से ही चार्ज करते हैं, तो यहाँ तो उसने चार्ज ही नहीं किया। वो क्या कहेगी, 16,000 पर मुझे 18% और जीएसटी दे दो, या तो एक कंडीशन ये है। लेकिन स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एजम्पशन क्या ली है कि जो समृद्धि एडवर्टाइजर्स को 15,000 रुपए मिला, उसने क्या सोचा कि अरे मैं इससे और जीएसटी लूंगी ना, मेरा कस्टमर बिगड़ जाएगा। तो क्या करते हैं, इस 15,000 में को मैं इंक्लूसिव जीएसटी मान लेती हूँ, यानी मैं ये मान लेती हूँ कि इस 15,000 में जीएसटी अमाउंट ऑलरेडी ऐड है, यानी जीएसटी ऐड करने के बाद ये 15,000 आया है, मैं ये मान लेती हूँ, और फिर इस पे जितना जीएसटी बनता है वो जाके मैं गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो और स्टूडेंट्स, चलो एक पॉइंट तो ये हो गया कि इसमें इसका मतलब जीएसटी ऐड है, 15,000 में जीएसटी ऐड है, ये हम ली एग्जाम्पशन। फिर बात पॉइंट ये आता है कि जब हमने हमारा सेक्शन पढ़ा, हमने वहाँ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का, तो हमने क्या पढ़ा था, सारे टैक्सेस ऐड होंगे एक्सेप्ट जीएसटी और टीसीएस वाला। अब जीएसटी तो आप ऐड ही नहीं कर सकते वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में, एज पर सेक्शन 15(2). तो यहाँ पर अगेन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस 15,000 में से इस जीएसटी को माइनस करना पड़ेगा। माइनस कैसे करोगे, वो आता है पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ऐसे केसेस में आप माइनस कैसे करोगे, ये देखो, आप ये वाला फॉर्मूला भी रुक जाओ, यहाँ से कुछ क्रैमिंग नहीं करनी, ठीक है, आई डोंट बिलीव इन क्रैमिंग। यहाँ से करो, देखो इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये जो 15,000 है ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। इसका मतलब ये कितने की वैल्यू है, ये 118 की वैल्यू है। या फिर अगर हम बात करें, चलो इसको ऐसे भी मत समझो, ऐसे समझो इसको, ठीक है, आप ये मान लो कि एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी जो उसका वो इंटरेस्ट बनता था, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी जो उसका इंटरेस्ट बनता था, वो बनता था फॉर एग्जाम्पल से 100 रुपीज। ठीक है, अब उसने क्या किया होगा, इस 100 रुपए पर 18 रुपए का जीएसटी लिया होगा, टोटल प्राइस बन गया 118 रुपए, जो इंटरेस्ट उसने रिसीव्ड किया। समझ आया, रिसीवेबल इंटरेस्ट कितना था, यानी जो उसको करना चाहिए था वो कितना था, 100 रुपए था। उसने कहा 100 रुपए पर 18% का तो जीएसटी बनता है, तो 100 रुपए पर 18% ऐड करने के बाद जो उसने ये इंटरेस्ट रिसीव किया, इसका मतलब ये उसने 118 की वैल्यू के लिए किया। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका मतलब ये जो 15,000 है ये उसका 118 रुपए की वैल्यू है। तो इसका मतलब अब हमें निकालनी है कि ये वैल्यू कितनी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। समझ आया है 100 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, देखो
अगर स्टूडेंट्स आप अपना कॉस्टिंग वाला पार्ट कर चुके हो तो आपको ये इजीली समझ आ गया होगा, आप आगे मूव कर लेना। लेकिन अगर किसी ने अभी तक कॉस्टिंग वाला पार्ट नहीं किया, कॉस्टिंग वाला पार्ट अपना कॉस्टिंग सब्जेक्ट अभी नहीं करी, तो उनको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी, उनके लिए मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये 15,000 वैल्यू थी इंटरेस्ट रिसीव्ड की, यानी 118 रुपीज की, 118 रुपीज की हमने निकालना है कि उसको हमने एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी था 100 रुपीज, तो 15,000 डिवाइड बाई 118 इंटू 100 कर दो, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, कैलकुलेटर पे करके देखो, दैट इज 12,711 पॉइंट सम डेसिमल्स, राउंड ऑफ कर दिया तो 12,712 रुपीज आ गया। समझ आया, ये 12,712 रुपए कैसे आया, समझ आया, ठीक है। अब ये तो था आपका कि कंसेप्चुअल पार्ट, लॉजिकल पार्ट की ये आता कैसे है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया यहाँ पर मैंने, क्योंकि मैं कभी भी स्टूडेंट, चाहे मैं कॉस्टिंग, मैंने एज ए स्टूडेंट मैंने कॉस्टिंग पढ़ी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, मैंने उसको क्रैम नहीं किया, ठीक है। मुझे क्रैमिंग में बिलीव ही नहीं है। तो ये है इसका फॉर्मूला, ये है इसका लॉजिक। पहले लॉजिक समझो, अब देखो फॉर्मूला। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स रेट। 100 प्लस टैक्स रेट कैसे आया, समझ आया। 100 रुपीज का जो अमाउंट रिसीवेबल था उस पर जीएसटी ऐड किया, यानी इंटरेस्ट की वैल्यू रिसीव्ड अमाउंट इनटू में रिसीवेबल अमाउंट, दैट इज 100, तो ये आ जाएगा 12,712। क्लियर। चलो, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आ गई 5,32,712 जब वो आइटम्स इसमें ऐड करी हैं। क्लियर। अब स्टूडेंट्स है अगेन डायग्राम। इस डायग्राम में क्या है, द स्कीम ऑफ वैल्यूएशन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 15 इज डिपिक्टेड बाय वे ऑफ अ डायग्राम गिवन बिलो। चलो अब ये डायग्राम भी देख लेते हैं अच्छे से, अरे जितनी बार रिवीजन करेंगे हमारा ही बेनिफिट है। वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15, अगर प्राइस तो है सोल कंसिडरेशन, यस है, तो क्या देखोगे, वेदर सप्लायर एंड द रेसिपिएंट आर रिलेटेड। अगर वो रिलेटेड नहीं है तो आपने क्या देखना है कि वेदर द सप्लाई इज अ नोटिफाइड सप्लाई अंडर सेक्शन 15(5), नहीं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी अंडर सेक्शन 15(1). एक काम करो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के नीचे जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये वाला सारा छोड़ दो, और जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वो याद रखना है, ठीक है। ये वाला सारा पार्ट छोड़ दो। क्या याद रखना है आपने, अगर अनरिलेटेड पार्टी, यहीं पे इसको लिख लेना, ठीक है। ये डायग्राम छोड़ो, जो मैं करवा रही हूँ वो करना है। अनरिलेटेड पार्टी है प्लस प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन है, यानी मॉनेटरी कंसिडरेशन है, तो 15(1) लगेगा। अगर तो नोटिफाइड सप्लाई है, नोटिफाइड सप्लाई कौन कौन सी होती है वो सब फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ याद रखो कुछ नोटिफाइड सप्लाई है जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है, 15(5) के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। या फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, अनरिलेटेड पार्टी नहीं है, रिलेटेड पार्टी है, या मॉनेटरी प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो भी लगेगा सेक्शन नंबर 15(5), ठीक है। आपने सिर्फ यही याद रखना है, ये ऊपर वाला डायग्राम छोड़ दो, ये शायद आपको कंफ्यूज कर जाएगा। जो मैंने बनवाया है ऐसे बना लो। चलो अब स्टूडेंट्स, कंग्रेचुलेशंस, योर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है आपका लेट अस रिकैपिटुलेट पार्ट, यानी एक बार चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे, यहाँ से ये आपको काम आएगा एट द टाइम ऑफ रिवीजन, ठीक है। तो ये सब आपके लिए रिविजनरी नोट्स हैं। अब है स्टूडेंट्स बात टेस्ट योर नॉलेज। यहाँ पर आपका रिविजनरी पार्ट खत्म होता है एंड स्टूडेंट्स यहीं पर आपका चैप्टर नंबर 5 का यूनिट 2 भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशंस। चलो अब देखें कि हमें इसमें से कितना आता है कितना नहीं आता। उसने क्या बोला है, ये एमसीक्यूज भी मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15(1) क्या होलसेल प्राइस होता है, मार्केट वैल्यू होता है, एमआरपी होता है, या ट्रांजेक्शन वैल्यू होता है, बताओ बताओ स्टूडेंट्स कौन सी वैल्यू होती है। एक काम करो, इसका एक टेस्ट भी हो जाएगा। जो भी आंसर आपको लग रहा है ना, ए लग रहा है, बी लग रहा है, ए लग रहा है, ए लिख लो, बी लग रहा है, बी लिखो, सी लग रहा है, सी लिखो, डी लग रहा है, डी लिखो। जो भी आंसर लग रहा है इसके सामने पेंसिल से लिख लो। अभी हम नीचे जाकर चेक करेंगे आपके आंसर सही है या नहीं, मैं यहाँ पर आपको आंसर नहीं बताऊंगी, ये आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे आपका ऑन द स्पॉट टेस्ट हो रहा है और ये टेस्ट सबने देना है। चलो इनफैक्ट एक काम करना, टेस्ट देने के बाद ना मेरे को मैसेज भी करना कि आपके इसमें से कितने सही थे, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड इंक्लूड, यानी 15(2) के पार्ट आ रहे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। एनी नॉन जीएसटी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फी चार्ज सेपरेटली बाय सप्लायर, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई, subsidies that are directly linked to the price but except subsidies provided by the central and state government,
इन तीनों में से कोई एक ऐड होना चाहिए या फिर सारे ऐड होने चाहिए। जो आंसर है लिख लो, ठीक है। फिर आता है, अब आती है बात कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या ऐसा है इन चारों में से जो इंक्लूड नहीं होगा? जीएसटी, इंटरेस्ट, लेट फी, कमीशन। लिख लेना स्टूडेंट्स का आंसर। उसके बाद है, when can the transaction value be rejected for computation of value of supply। कब ऐसा होता है, कौन सा केस ऐसा है जहां पर 15(1) नहीं लग रहा है, इसका मतलब यानी जहां पर ट्रांजेक्शन वैल्यू वाला केस नहीं लगेगा, यानी 15(1) सेक्शन नहीं लगेगा। when the buyer and seller are related and price is not the sole consideration। B, when the buyer and seller are related और price is not the sole consideration। इसका पहले तो ना स्टूडेंट डिफरेंस देखो। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो दो पर्सन है ना वो रिलेटेड भी हैं एंड यानी प्लस प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन नहीं है। तो समझ आया, एंड का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है कि वो रिलेटेड भी है और क्यूमुलेटिवली जो प्राइस है वो सोल कंसिडरेशन भी नहीं है। सेकंड में वो क्या कह रहा है कि जो बायर एंड सेलर है या तो वो रिलेटेड हो, और का मतलब यानी ऑप्शन है रिलेटेड हो, या फिर अगर प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन नहीं है तो समझ आना स्टूडेंट, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एंड मतलब होता है कि क्यूमुलेटिवली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं लगेगी, रिजेक्ट यानी नहीं लगेगी, या फिर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं लगेगी, या फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू को कभी भी रिजेक्ट कर ही नहीं सकते, या फिर when the goods are sold at very low margin, या फिर जब गुड्स ना बहुत लो मार्जिन यानी बहुत लो, एक मिनट, मार्जिन लो मार्जिन यानी लो प्रॉफिट परसेंटेज पे सेल होते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल जितना भी कॉस्ट उसको पड़ता है उसने खाली 1% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया, यानी बहुत लो मार्जिन है तब भी ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं ले सकते। इन चारों में से क्या सही है वो लिख लो आंसर। और यहाँ पर इसको ऐसे लिख भी लेना कि एंड मतलब कि दोनों कंडीशंस क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई हो तो ट्रांजेक्शन वैल्यू रिजेक्ट होगी, या फिर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ट्रांजेक्शन वैल्यू रिजेक्ट होगी, ठीक है। अब है विच और स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे रिजेक्टेड लिखा है ना तो ध्यान रखना कि रिजेक्ट कब करनी है। स्टूडेंट्स क्या करेंगे मैं बताती हूँ आपको, पता नहीं क्यों इतने हड़बड़ी में रहते हैं। अरे ट्रांजेक्शन वैल्यू की बात आ गई, कंपटीशन ऑफ वैल्यू सप्लाई, हमें पता है सेक्शन 15(1) हमें आता है, फटाफट से कर दें। उसने पूछा नहीं, उसने क्या कहा सेक्शन 15(1) कब नहीं लगेगा, तो कब लगेगा वो बता के आओगे तो फिर मार्क्स कटेंगे, ठीक है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इसका मतलब वो कह रहा है कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है, कोई एक या कितनी मर्जी, जो जो करेक्ट है उनको लिख दो। Section 15 of CGST Act prescribes different provisions for valuation of goods and services. Second वो बोल रहा है कि CGST and IGST Act have different provisions for valuation of supply। वो क्या बोल रहा है कि CGST Act के अलग provisions है, IGST Act के अलग provision है for determining valuation of supply। Section 15 of CGST Act prescribes same set of provisions for valuation of goods and services। या फिर वो कह रहा है कि जो ए और बी दोनों पार्ट सही हैं। अब जो भी है आंसर अपना लिख लो, मैं नहीं बताऊंगी आपको, अभी आंसर आपको दे दी जाएंगे, वहां से मुझे बताना जरूर कि कितने आंसर सही हुए थे। आई विल बी वेरी हैप्पी जिसके सबसे ज्यादा सही होंगे, ठीक है। फिर है डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की बात हो रही है यहाँ पे कि सप्लाई के बाद जो डिस्काउंट दिया वो कौन से कंडीशन में डिडक्ट होगा यानी एक्सक्लूड होगा। Such discount is given as per the agreement entered into at or before the supply. Such discount is linked to the relevant invoices. Proportionate input tax credit is reversed by the recipient of supply or all of the above। अब इनमें से कोई एक कंडीशन सही है या फिर चारों कंडीशन सही है वो बताना है आपने। पर हाँ स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखना, जितने भी आपके MCQs होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि मुझे ये लग रहा है कि फर्स्ट वाला भी सही है सेकंड वाला भी सही है दोनों सही करके आओगे, नहीं। MCQs में से आपके MCQ में हमेशा चारों में से ना एक ही आंसर सही होता है, एक ही मतलब ऑप्शन आपको अटेम्प्ट करना होता है। दो करोगे एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, चारों में से कोई एक ऑप्शन अटेम्प्ट करना होता है। इनफैक्ट एक ही ऑप्शन सही होता है, ठीक है, एक ही ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंट दे देती हूँ, अटेम्प्ट करना है। AKJ Foods Private Limited gets an order for supply of processed food from a customer.
The customer wants the consignment tested for gluten or specified chemical residues. AKG Foods Private Limited को एक ऑर्डर मिला। क्या ऑर्डर मिला? कस्टमर ने कहा मुझे प्रोसेस्ड फूड चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स आजकल ना हर कोई बहुत हेल्थ कॉन्शियस होता है, इनफैक्ट होना भी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, हमारी हेल्थ पे बैड इफेक्ट ना पड़े इसलिए आप चेक कर लेना कि उसमें ग्लूटेन की मात्रा कितनी है, ग्लूटेन कितना है, या फिर उसमें केमिकल कितने हैं, ठीक है, केमिकल रेजिड्यूज कितने हैं। एकेजी फूड्स, तो इसके लिए उसने क्या कहा कि आप इस कंसाइनमेंट को टेस्ट करना। AKG Foods Private Limited does the testing and charges the testing fee for the same from the customer. AKG Food Private Limited ने कहा ठीक है हम टेस्ट कर लेते हैं, आपसे हम इसके लिए हम इसके आपके लिए फीस चार्ज करेंगे एज ए टेस्टिंग चार्ज। AKG Food Private Limited argues that such testing fees should not form part of the consideration for the sale as it is a separate activity. Is this argument correct in the light of Section 15? Now, assume yourself as tax expert, ठीक है, assume yourself कि हाँ आपको assume क्या है आपको आता ही है। तो फटाफट से क्या करना है आपने, इस AKG Food Private Limited को, कंफ्यूजन हो रही है और कंफ्यूजन में किसी की हेल्प करना ना आई थिंक बहुत भले का काम होता है, भलाई का काम होता है। तो चलो स्टूडेंट जल्दी से इस AKG Food Private Limited की हेल्प कर दो, उसको बता दो कि उसको ये इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स 8th question, a philanthropic association makes a substantial donation each year to a reputed private management institution to subsidize the education of low-income group students who have gained admission there. The fee for these individuals is reduced, thereby coming to rupees 3 lakh a year compared to rupees 5 lakh a year for other students. क्या है इसमें, एक फिलैंथ्रोपिक एसोसिएशन है, फिलैंथ्रोपिक एसोसिएशन ने कुछ सब्सटैंशियल डोनेशन की कंट्रीब्यूशन करी है, यानी उसने सब्सिडी दी है एजुकेशन, किसको दी है, एक मिनट, एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन को, प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन जो बच्चों को मैनेजमेंट एजुकेशन देता है, उसने, उस एसोसिएशन ने उसको सब्सिडी दे दी कि एक काम करना, हम सब्सिडी दे रहे हैं, आप क्या करो, अब सब्सिडी हमसे ले ली आपने, तो वहां के लिए ना प्राइस कम कर देना। अब ये बताओ कि वैल्यू क्या होनी चाहिए सर्विसेज की, यानी ये सब्सिडी इंक्लूड होगी, एक्सक्लूड होगी, एक्सक्लूड होगी तो कौन सा केस होता है, वो सब कुछ इसमें आपने मेंशन करना है, क्लियर। चलो, what would be the value of service of coaching and instruction provided by the institution to the low income group student? Value of supply क्या होगी आपको ये बताना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक काम करो, मुझे पता है बाद में आप लोग ना थोड़ा सा ना ढील बरतते हो, पता नहीं क्यों बरतते हो। अरे एग्जाम्स आपके हैं ना, अच्छे से मार्क्स आएंगे, कितना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के आगे, फैमिली के आगे, टीचर्स को कितनी खुशी होती है ना। तो इन क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करके देख लो, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, उससे भी ऊपर आपको लगे पोस्ट कर लेना क्लास को, लेकिन एक बार इसको खुद से अभी, इनफैक्ट एक काम करना, पूरे पूरे आंसर्स मत लिखना, सिर्फ हिंट्स लिख के देख लो, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा टाइम भी ना लगे। अभी लिखो हिंट्स, चलो जल्दी से लिखो, सिर्फ 2 मिनट का ही टाइम दे रही हूँ स्टूडेंट्स, जल्दी लिखो, पोज भी नहीं करना, मैं टाइम दे रही हूँ, जल्दी लिखो, हिंट्स ही तो लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स कर दी आपने हेल्प AKG फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की, एंड होप आपने इसकी भी कंफ्यूजन को सॉल्व कर दिया होगा कि इसकी मैनेजमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन की, कि अगर किसी एसोसिएशन ने उसको सब्सिडी दी है, कौन सी एसोसिएशन है, ये फिलैंथ्रोपिक एसोसिएशन है, तो उसमें उसका क्या केस रहेगा, इंक्लूड करनी है सब्सिडी या एक्सक्लूड करनी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज 9th क्वेश्चन। Mazda Banners, an advertising firm, gives an interest-free credit period of 30 days for payment by the customer. इसका मतलब उसने क्या कहा, 30 दिन तक पेमेंट कर देना, कुछ इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड नहीं, उधार का समय, इंटरेस्ट फ्री है वो 30 दिन। इट्स कस्टमर ABC पेड फॉर द सप्लाई 32 days आफ्टर द सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी अब इंटरेस्ट लग जाएगा। तो मेजा बैनर्स वेव्ड द इंटरेस्ट पेबल फॉर डिले ऑफ 2 days. The department wants to add interest for 2 days as per contract. Should notional interest be added to the value? Students इसका आंसर मैं आपको यहीं से करवा रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए चेंज आया, बता देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या पॉइंट आया, अभी तक आपने पढ़ा था कि अगर उसने बाद में
डिलेड पेमेंट के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया तो वो उसमें इंक्लूड होगा, बात ये आई थी। लेकिन अब उसने क्या बोला कि ठीक है आपने 30 डेज के बाद भी दी है, आपने 32nd डे पे पेमेंट करी, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अच्छे रिलेशन है हमारे, बिजनेस रिलेशन, चलो आपको वेव कर देते हैं इंटरेस्ट, जिससे आप बाद में मेरे पास ही आओगे फिर। तो क्या हुआ स्टूडेंट, अब उसने वेव कर दिया, डिपार्टमेंट गया, आपने वेव कर दिया, हमें मतलब नहीं है, हमें तो हमारा जीएसटी चाहिए, जबकि स्टूडेंट्स ये इंटरेस्ट उसको दिया नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ करते हैं, इंटरेस्ट को आप, इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है बताओ। एज पर सेक्शन 13 इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है, जिस टाइम पर इंटरेस्ट रिसीव होता है, ठीक है, जिस टाइम पर इंटरेस्ट रिसीव होगा, ये रिसीव है, उसी टाइम पर उसका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या आता है कि उस टाइम पर उसकी जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होती है। चलो ये तो क्लियर है आपको। अब यहाँ पर स्टूडेंट उसको रिसीव ही नहीं हुआ, यानी ये टाइम ऑफ सप्लाई आया ही नहीं, तो जीएसटी की लायबिलिटी अराइज कैसे हुई, इसका मतलब डिपार्टमेंट गलत है, उसकी कोई जीएसटी लायबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। देखो ये यहीं पे लिखा होगा, एक बार यहाँ से भी रीड कर लेते हैं। This is a supply that is valued as per transaction value under section 15(1) as the price is the sole consideration for the supply and the supply is made to unrelated person. The value of the supply includes certain elements like interest which are actually payable. Once waived, the interest is not payable and is therefore not added to the value. अगर एक बार इंटरेस्ट को वेव कर दिया तो उस पर कोई भी उसको जीएसटी चार्ज नहीं करना। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर इसने नहीं दिया हुआ। अगर आप ये रीजन भी एग्जाम में लिखना चाहते हो, सो इट इज वेरी वेरी बेटर। रीजन क्या है, बिकॉज एज पर सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट जब रिसीव होता है तभी वो टाइम ऑफ सप्लाई बनता है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई बनता है इंटरेस्ट का एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड। अगर वो डिलेड पेमेंट का केस है, इंटरेस्ट रिसीव ही नहीं हुआ, टाइम ऑफ सप्लाई आया ही नहीं, जीएसटी लायबिलिटी अराइज ही नहीं हुई, डिपार्टमेंट का कंटेंशन रॉन्ग है, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक बात और, आई थिंक ये वर्ड मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, आपको मैंने पहले बताया है या नहीं बताया, तो मैं यहाँ आपको दोबारा बता देती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है फिलेंट्रॉपिक एसोसिएशन, आई थिंक हमने इनकम टैक्स में डिस्कस किया था, चलो नो प्रॉब्लम, बता देते हैं। फिलेंट्रॉपिक एसोसिएशन का क्या मतलब है, आपको ये मत समझ के बैठना कि इस एसोसिएशन का नाम है फिलेंट्रॉपिक, नहीं स्टूडेंट्स, फिलेंट्रॉपिक इज अ टर्म, उसका क्या मतलब होता है कि जब कोई विदाउट एनी बेनिफिट, विदाउट एनी कमर्शियल बेनिफिट, वो यानी दूसरों की भलाई में लगा हुआ है, परोपकारी काम करता है वो, उसका कोई अपना फायदा इसमें नहीं है, तो मतलब अगर मैं कहूँ तो वो बहुत दानवीर है, ठीक है। तो फिलेंट्रॉपिक का मतलब होता है जो विदाउट एनी कमर्शियल गेन काम करता है, एक ऐसी एसोसिएशन जो विदाउट एनी कमर्शियल गेन काम करती है, ठीक है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एज प्रोफेशनल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि फिलेंट्रॉपिक एसोसिएशन मतलब उस एसोसिएशन का नाम फिलेंट्रॉपिक नहीं है, ये टर्म होती है, इसका मतलब जो बिना किसी अपने फायदे के काम करता है, ठीक है। अब आता है हमारा 10th क्वेश्चन, that is Crunch Bakery Products Limited sells biscuits and cakes to its dealers to whom it charges the list price minus standard discount and pays GST accordingly. When goods remain unsold with the dealers, it offered additional discount on the stock as an incentive to push the sale. अब स्टूडेंट उसने क्या किया है, बाद में डिस्काउंट दिया है, बाद में डिस्काउंट दिया है, यानी उसको जिस टाइम उसने सप्लाई करी उस टाइम डिस्काउंट नहीं पता था। अब इसका आंसर मैंने आपको हिंट दे दिया, आंसर आप खुद बताओ कि क्या होना चाहिए। कैन दिस एडिशनल डिस्काउंट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम प्राइस एट विच द गुड्स वर सोल्ड एंड कंकमेंटेंट टैक्स एडजस्टमेंट मेड। इसका आंसर आपको पता है, ठीक है, मैंने हिंट दे रही हूँ आपको कि उसने ये बाद में दिया है, और ये डिस्काउंट जो है ना उसको पता भी नहीं था एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। चलो इससे ज्यादा नहीं बता रही, इससे ज्यादा तो मेरे स्टूडेंट्स को पता है। अब आते हैं आंसर्स और हिंट्स। तो स्टूडेंट जितने भी अभी ऊपर हमने पढ़े हैं, यहाँ से अपने एमसीक्यूज के आंसर्स मैच कर लेना और मुझे प्लीज बताना कि कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं। बाकी ये यहाँ पर आपको नीचे जो हमने आंसर्स पढ़े हैं ऊपर, उसके क्वेश्चंस पढ़े हैं, उसके आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स जस्ट टाइप ऑफ हिंट है, अगर इससे ज्यादा भी आप लिखना चाहते हो पेपर में तो आप वो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख लोगे, ठीक है, कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया, इतना हमें इसमें अटेम्प्ट करना चाहिए। इररेलीवेंट बातें नहीं लिखनी पेपर में। जब आप अटेम्प्ट करो ना स्टूडेंट्स, तो कहानियां नहीं बनानी, इररेलेवेंट पॉइंट्स नहीं लिखने, क्योंकि उसके मार्क्स डिडक्ट ही हो जाएंगे। एग्जामिनर को लगेगा अरे क्या हो, 10th के बच्चे हो गया जो कुछ भी लिखे जा रहे हो, नहीं ना, रेलेवेंट सी बातें करो, प्रोफेशनल एग्जाम में आए हो, ठीक है। तो आपको एग्जाम में हमेशा, चाहे किसी भी आप पेपर का एग्जाम, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो,
रिलेवेंट पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। कुछ रेलेवेंट आपको लगता है कि इसमें और ऐड करना चाहिए था, जैसे कि हमने यहाँ पर 9 क्वेश्चन में बात करी कि वो टाइम ऑफ सप्लाई का भी इसको बता देना चाहिए था, वो आप ऐड कर सकते हो। चलो, इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है। जिसका भी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जस्ट लेट मी नो, आपका टेस्ट होगा, ठीक है। वो टेस्ट मैं आपको भेज दूंगी, स्कैन करके आंसर्स आपने भेजने हैं एंड वी विल रॉक द शो, ठीक है। चलो, अब स्टूडेंट्स इसके बाद चैप्टर नंबर 5 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल से, इसको अभी अच्छे से पढ़ लो। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।